और भारत की स्थिति, इस चैप्टर में हम लोग खास करके पढ़ेंगे भारत की स्थिति के बारे में। हमारा भारत जो है वो पूरे विश्व में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, भारत के क्षेत्रफलों को समझते हुए, विस्तार पूर्वक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को समझते हुए टोटल एवरी चीजों को क्लियर इसमें क्लियर करेंगे। साथ ही साथ भारत के पड़ोसी देश के जो है यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कौन से राज्य जो है तट से मिलते हैं, भारत के भी जो बारे में है वो सारे के सारे चीजों को समझना है आज के क्लास में। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, किसका, तो भारत का। तो समझना है अब आपको यहाँ पर भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति जो होता है पूरे ग्लोब पर, कहां पर, ग्लोब पर, यानी पूरे विश्व में इसकी स्थिति क्या है। तो तो देखिए बाबू, पहले परिचय हम लोग देखेंगे। इस पाठ में हम भारत की स्थिति, आकार एवं भारत तथा उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, इन सब चीजों के बारे में विशेष अध्याय करेंगे। तो पहले भारत की स्थिति जानने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसको कि अभी हम बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात है, तो आप बाबू आप लोग पढ़ रहे हो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैप से आपको लगभग दर्शन होते रहेगा, मैप मिलते रहेगा। तो उस मैप के दिशा के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते कि अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, हम शुरू से बेसिक चीजों को समझा रहे हैं। तो बाबू दिशा जो होता है हमारा, दिशा कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, आपको पता है दिशा कितने होते हैं, 4। लेकिन मैप में दिशा कहाँ होता है, कौन सा किधर होता है, तो हमेशा याद रखिएगा जो ऊपर होता है मैप में वो हमेशा बाबू याद रखिएगा उत्तर होता है। ऊपर में कौन होता है, उत्तर। तो इसी तरह से नीचे कौन होगा, दक्षिण। नीचे में क्या होगा, दक्षिण, साउथ। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं। ठीक है, और इस साइड बाबू हमेशा याद रखिएगा पूरब। इस साइड हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, पूरब यानी ईस्ट होता है। और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है यानी पश्चिम होता है। क्या किसी को ये दिक्कत, 4 मेन डायरेक्शन। तो 4 कितने डायरेक्शन होते हैं, मेन डायरेक्शन। नक्शा में हमेशा याद रखिएगा ऊपर में कौन सा डायरेक्शन होता है, उत्तर दिशा होता है। नीचे में दक्षिण दिशा होता है। इस साइड पूरब और इस साइड पश्चिम दिशा होता है। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब देखिए ये तो 4 मेन डायरेक्शन हो गया। अब इसके सब डायरेक्शन भी होते हैं। क्या होते हैं, सब डायरेक्शन। अब सब डायरेक्शन के बारे में जरा समझिएगा टॉपिक को। चलिए, एक अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई बिंदु है, तो यहाँ का डायरेक्शन क्या होगा, इसको क्या कहेंगे। उसी तरह से इसको क्या कहेंगे, उसी तरह से बीच बीच में रहेगा क्या कहेंगे, उसी तरह से इस बीच में क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। हमेशा उत्तर को टारगेट करना है। देखो ये उत्तर और पूरब के बीच में है, तो कौन सा, इसको क्या कहेंगे बाबू, तो उत्तर पूरब। क्या कहेंगे हम इसको, उत्तर पूरब। क्या कहेंगे, उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब कहेंगे तो यहां पर समझ जाना है, यानी इसका अर्थ हो गया बाबू नॉर्थ ईस्ट। क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ओके सर। चलिए, अगर हम इस डायरेक्शन का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो कहिएगा सर उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो पहले उत्तर को लिखना है। हमेशा उत्तर और दक्षिण मेन होगा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम, इसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। NW क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। कोई दिक्कत, चलिए आगे समझा जाए। फिर अगर यहाँ पर कोई चीजें रहेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, तो दक्षिण पश्चिम। क्या कहेंगे हम यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम। क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम। कोई दिक्कत। और उसी तरह से इसको यहाँ पर रहेंगे तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूर्व कहो या फिर पूरब कहो, कोई दिक्कत। तो ये 4 डायरेक्शन और 4 उसके सब डायरेक्शन हो गए हैं। टोटल 8 दिशाएं आपके जानकारी में आ गया है। आपको बता चुके हैं कहां कहां पर कौन सी दिशाएं होती है, मैप में दिशा कैसे पहचानेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अब थोड़ा हम लोग ग्लोब पर। क्या करते हैं, एक नजर ग्लोब पर डालते हैं। ओके सर, ठीक है, ग्लोब पर डाल दीजिए एक नजर। ठीक है, तो आप लोग को भी यहाँ पर जो है एक नजर ग्लोब पर डाल देना है ना। तो चलिए ग्लोब देखा जाए।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहे हैं बाबू। इसी से आपको स्थिति और विस्तार का पता चलेगा तब ना। ये अभी हम पृथ्वी बना दिए हैं। क्या है हमारा पृथ्वी? गोल है। ये अभी आपको पृथ्वी बता दिए हैं, ठीक है। जरा समझने का कोशिश करिएगा बाबू। अब देखो, इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचा गया, एक रेखा खींचा गया है, काल्पनिक रेखा। इस पृथ्वी के बीचों बीच कौन सा रेखा खींचा गया है? काल्पनिक रेखा खींचा गया है। काल्पनिक रेखा खींचा गया। क्या कहा खींचा गया है बाबू? काल्पनिक रेखा खींचा गया है, ठीक है। इस काल्पनिक रेखा, देखिए ये क्या है? काल्पनिक रेखा। और ये काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो इसको देखो, इक्वल कर रहा है, तो इसका नाम है इक्वेट, EQUATOR, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। हाँ आएगा, कहीं नहीं, इससे तो आएगा। ये एक लेसन से नहीं क्वेश्चन आएगा तो फिर बेकार है, ठीक है। एक लेसन से क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो फिर बेकार है। यहाँ एक लेसन से ही तो क्वेश्चन आएगा, मेन तो यही से आएगा। चलिए, इक्वेटर ये क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या करता है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो देखिए बाबू, आपको बताए थे कि ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ, नीचे में क्या होता है? साउथ। यहाँ पर है पॉइंट, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ। तो देखिए ये गोला था, अब ये गोला है, इसको आधा आधा भागों में बांट दिए हैं। तो ये आधा गोला ऊपर, नीचे भी आधा गोला हो गया। तो देखिए ये उत्तर में है, तो इस वाले गोले को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तर में है तो उत्तरी, और गोला का आधा गोलार्ध क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। गोला का आधा क्या हो जाएगा? गोलार्ध। ये बाबू दक्षिण में है, तो इस वाले भाई साहब को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे हम? दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो सर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहती हैं। यह पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा गोलार्ध कितने, तो दो गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है टॉपिक? चलिए आगे देखते हैं। आपको गोलार्ध के बारे में जानकारी मिल गई है, ठीक है। चलिए, गोलार्ध के बारे में जानकारी मिल गई है तो कुछ चीजों को समझते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक रेखा है कर्क रेखा, और यहाँ पर एक रेखा है मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा। चलिए, यहाँ पर भी एक रेखा है और यहाँ पर भी रेखा है। समझा जाए चीजों को। तो इस वाले रेखा का नाम, अभी जो हम खींचे हैं बाबू, इस वाले रेखा का नाम है कर्क रेखा। इस वाले रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। चलिए, कर्क रेखा, और इस वाले रेखा का नाम क्या है? मकर रेखा। सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगा। मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। कोई दिक्कत? कर्क रेखा और मकर रेखा, तो ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। और इन दो रेखाओं के बीच बाबू कितना डिग्री का अंतर रहता है? तो 23.5 डिग्री का। कितना डिग्री का? 23.5 डिग्री का अंतर रहता है। और यहां तक आते आते बाबू इस वाले पोल पर 90 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है? ये बाबू पोल 90 डिग्री का है। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं दिक्कत है। तो ये वाला समझ में आया होगा, कर्क रेखा, मकर रेखा। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। आगे बढ़ा जाए, इन्हीं पर विशेष चर्चा करेंगे बाबू, है ना। इन्हीं पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। जरा समझा जाए चीजों को, बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम आज के क्लास में। देखिए बाबू, अब देखिए आपको ये वाला एरिया, दो एरिया दिख रहा है। ये एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया। ये दो एरिया आपको दिख रहे होंगे, जो कि इक्वेटर के इस साइड और उस साइड है। इस साइड और इस साइड, ये वाला एरिया का नाम क्या है? जरा हम लिख देते हैं। ये वाला एरिया का जो नाम है बाबू, एरिया का नाम है बाबू, आपको याद रखिएगा। चूंकि देखिए इक्वेटर है, इक्वेटर के नजदीक बाबू सूर्य इसी के ओर चक्कर काटते रहता। मान के चलिए सूरज है, तो ऐसे मान के चलिए सूर्य है, तो सूर्य का किरण सीधा इस पर पड़ता है, तो गर्मी यहाँ ज्यादा होता है, इन दोनों पर। गर्मी यहाँ ज्यादा होता है, तो जिस कारण इसे याद रखिएगा, इस उष्ण कटिबंध। ये कौन सा है? उष्ण कटिबंध है। ये कौन सा है? उष्ण कटिबंध। याद रहेगा, ये कौन सा है बाबू? उष्ण कटिबंध। तो जस्ट ये भी वही हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध। कोई दिक्कत? चलिए, उष्ण कटिबंध क्लियर हो गया आप लोगों को चीजें। उष्ण कटिबंध, ये भी उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, गर्मी वाला ये एरिया है। यहाँ पर सालों भर गर्मी रहता है बाबू।
काफी ज्यादा मात्रा में गर्मी रहता है। अब अफ्रीका देखिएगा इसी इक्वेटरे पे पड़ता है, इसलिए वहां के लोग पूरे काले काले होते हैं। ठीक है, संजोग से भारत यहाँ पर है। भारत कौन कहाँ पर हिस्सा है बाबू? यहाँ पर हिस्सा है। भारत का कहाँ हिस्सा है? यहाँ पर हिस्सा है, यहाँ पर। ठीक है, भारत का हिस्सा कहाँ पर है? यहाँ पर। अभी आगे समझाएंगे। ठीक है, मैप बनाने के लिए भी सिखा देंगे कैसे बनता है। भारत किस जगह पर है? इस कर्क रेखा पर स्थित है। आधा भाग यहाँ, आधा भाग ऊपर। तो ऊपर में आपको पता है जम्मू कश्मीर श्रीनगर, और नीचे में केरल तमिलनाडु। और केरल में बहुत ज्यादा गर्मी रहता है जम्मू कश्मीर की अपेक्षा। ठीक है, ये भी चीज आपको समझना है। और आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आप लोगों को पता है ना? इधर से गुजरात से शुरू होता है आप लोगों का, ठीक है, उधर झारखंड तक कंप्लीट हो जाता है। झारखंड हो गया, वो सेवन स्टेट वाला जो राज्य है, उनपे भी वो क्रॉस करता है। तो आपको हम ट्रिक से याद करवा देंगे सातों राज्यों में कैसे जो है कौन कौन से राज्य हैं जिसको सातों राज्य जो है कर्क रेखा गुजरती है, जो भी चीजें क्लियर करा देंगे। तो आप लोगों को ये वाला बात समझ में आ गया। उष्ण कटिबंध 2 हो गया। अब देखिए ये वाला एरिया में, देखिए सूरज यहाँ है तो इस वाला एरिया में तो गर्मी करेगा, इधर भी चमकेगा उधर भी चमकेगा, लेकिन आगे इस वाले एरिया में थोड़ा चमक कम हो जाता है, लाइट कम हो जाता है। तो इसमें देखिए ना तो उतना ज्यादा गर्मी होता है ना तो ठंडी होता है। तो इसको कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण कटिबंध। तो ठीक उसी तरह से ये वाला भी दूसरा नंबर क्या कहलाएगा? समशीतोष्ण कटिबंध। याद रहेगा, समशीतोष्ण कटिबंध। क्लियर है चीजें? समशीतोष्ण कटिबंध। ओके सर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर ना तो ज्यादा ठंडा होता है ना तो ज्यादा गर्मी रहता है, मौसम सुहाना रहता है, फरवरी मार्च वाला रहता है स्थिति यहाँ पर। ठीक है, अब बाबू ये वाला जो दिख रहा है ना, ये होता है शीत कटिबंध। ये होता है शीत कटिबंध। ये कौन सा कटिबंध होता है? शीत कटिबंध। तो ये भी क्या हो गया? शीत कटिबंध। यहाँ बाबू सालों भर ठंडी रहती है, सालों भर यहाँ पर क्या रहता है? ठंडा रहता है। तो इस तरह से हमारा जो है जोग्राफिकल चीजें तैयार होती है। तो हमारा भारत इस जगह पे है बाबू। भारत कहाँ है? इस जगह पे है। तो भारत इस जगह पे है, तो आधा भाग इधर आधा भाग उधर। तो भारत में सब तरह का मौसम है, देख रहे हैं ना, समशीतोष्ण कटिबंध भी है यहाँ पर और उष्ण में भी पड़ता है। तो केरल तमिलनाडु तरफ चाहिएगा तो गर्मी से झुलस जाइएगा, और जम्मू कश्मीर जाइएगा तो आहा अच्छा शानदार मौसम मिलेगा यहाँ पर। तो ऐसे है, बातें क्लियर है। ठीक है, और हमारा बिहार बाबू इसमें पड़ता है, यहाँ पर ई वाला में पड़ता है, समशीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को गर्मी कम लगता है, फिर भी गर्मी ज्यादा लगता है, झुलस जाते हैं हम लोग। क्लियर है चीजें बाबू? तो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा आप लोगों को समझ में आया होगा। उत्तरी गोलार्ध आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर है चीजें यहाँ पर? कर्क रेखा समझ में आया होगा, मकर रेखा समझ में आया होगा, दक्षिणी गोलार्ध आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। चीजें क्लियर है? अब बात करते हैं बाबू, ये वाला जो रेखा दिख रहा है आपको, आगे हम अगला चित्र में लेते हैं। ठीक है, अगला फिगर में हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर से, ताकि आप लोगों को फिर से समझने में दिक्कत नहीं हो। चलिए एक हम फिर से बना दिए। आप अब फटाफट से आप लोग बोलते चलिए। ठीक है, आप लोग क्या करिए, बोलते चलिए, जल्दी से बताइए इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। सोचता है यही पढ़ते हो तुम सब, ध्यान नहीं है यहाँ का रे? माइंड एब्सेंट बॉडी प्रेजेंट, दिमागो यहाँ लाओ। क्या जी, कौन ख्याली पुलाव में घूम रहे हो तुम लोग? ये भूमध्य रेखा। चलिए ये कौन सा रेखा? कर्क रेखा। ये कौन सा रेखा? मकर रेखा। चलिए दो रेखाओं का नाम आपको पता है। चलिए अब ये जो लाइन है बाबू, ये लाइन देखिए लेटा हुआ है। क्या है ये? लेटा हुआ है। लेटा हुआ तो इंग्लिश में कहेंगे लेटीट्यूड। क्या कहेंगे इंग्लिश में? लेटीट्यूड। लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? हिंदी में कहेंगे इसको अक्षांश। हिंदी में इस वाले रेखा को क्या कहेंगे? जैसे जो रेखा है इसको कहते हैं अक्षांश। इसको क्या कहते हैं? अक्षांश। इसको क्या कहते हैं? अक्षांश। अब यहाँ पर आपको बताए थे, यहाँ पर होता है नॉर्थ और यहाँ पर होता है साउथ। अब यहीं से एक देशांतरीय रेखा भी खींचा जाता है, ऐसे कुछ, फिर जाकर के सट जाता है। ऐसे आप लोग समझिएगा जरा ध्यान से। ओके, तो ये वाला को जो हम लिखे हैं, ये वाला देखिए सीधा सीधी खड़ा है, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऐसे वाला जो रेखा मिलेगा, ऐसे वाला रेखा मिलेगा, इसको क्या कहते हैं बाबू? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर है चीजें?
तो ऊर्ध्वाधर रेखा और अक्षांश रेखा इसी को कहते हैं ग्रिड, इसी को क्या कहते हैं ग्रिड। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें भी समझ में आई होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा और अक्षांश रेखा क्या होता है। इसी से बाबू आप लोगों का टाइम क्या होता है, टाइम बनता है। आखिर जीएमटी के बारे में पढ़ाएंगे कि जीएमटी क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, ठीक है। आईएसटी क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, यानी भारत का समय क्या होता है आईएसटी, और जो विश्व का समय होता है जीएमटी होता है। तो वो समझाएंगे वो क्या होता है, चीजें क्लियर है, इसी चैप्टर में आप लोगों को समझने को मिलेगा। और हमारा भारत की जो पोजीशन है बाबू, भारत की पोजीशन है, तो आखिर भारत को कैसे हम लोग मापते हैं। तो एक बात आप लोगों को पता होगा बाबू, अगर देखिए ये बीच में अगर हम एक रेखा खींचेंगे, लाइन खींच दिए, तो इधर तो आपका क्या होगा, ईस्ट होगा, पूरब में पड़ता है, किधर पड़ता है, पूरब में, पूरब और उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो भारत की स्थिति क्या होगी, याद रखिएगा, अगर भारत की स्थिति के बारे में पूछा जाएगा, तो भारत की स्थिति के बारे में कहेगा, तो आपको क्या कहना है यहाँ पर, हाँ, भारत की स्थिति के बारे में कहेगा तो कहेगा पूरब में। कहां पर बाबू, पूर्व में किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है चीजें। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा बहुत टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा ज्योग्राफी के भी बारे में परिचय देख लेते हैं हम लोग, कुछ फैक्ट चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बात अभी आपको बता ही दिए, सम फैक्ट देख लेते हैं। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है, देखो क्या है, इरेटोस्थनीज। कौन थे एक वैज्ञानिक, इरेटोस्थनीज ने किया था। तो आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज। आप लोग भी देख लीजिए, पूछ देता है ये सब क्वेश्चन। किया था, जो एक यूनानी विद्वान थे। कहाँ का विद्वान था बाबू, यूनानी विद्वान था। यूनान में कौन सा भाषा, ग्रीक भाषा। यूनान में कौन सा भाषा चलता है, ग्रीक भाषा चलता है। तो यूनानी विद्वान थे, ठीक है। आगे देखा जाए, अब देखो जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, यानी यूनान से। ग्रीक भाषा शब्द ज्योग्राफिया से हुआ है। किससे हुआ है, ज्योग्राफिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बाबू, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, तथा ज्योग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। और देखो जियो का अर्थ हो गया पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना, और दोनों को मिला देंगे तो पृथ्वी का वर्णन करना। तो आपसे पूछेगा कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी का वर्णन करना। क्लियर है चीजें। चलिए आई होप कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अर्थात ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए भूगोल का जनक अब किसे माना जाता है, याद रखिएगा, जनक किसे माना जाता है और प्रथम प्रयोग किसने किया था, कंफ्यूज मत करिएगा। जनक आपका हिकेटियस को माना जाता है। जनक किसको माना जाता है, हिकेटियस। अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछ देता है कि भूगोल का पिता, भूगोल का जनक, भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को कहा जाता है। क्लियर है चीजें। इन्होंने अपनी पुस्तक 10 पीरियड्स में भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से किया है, यानी बेहतरीन तरीके से किया है। क्लियर है चीजें, आगे समझते हैं। देखिए आपको पता है भारत का भूभाग कितना डिग्री मिनट से शुरू होता है, क्या होगा 8। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, इसको क्या पढ़ेंगे, भारत का जो भूभाग है वो आपको बताए थे कि भारत का भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, कहां से शुरू होता है, उत्तर से। अब थोड़ा हम यहाँ पर आपको मैप पर लेके जाते हैं, एक बार फिर से समझाते हैं आपको, ठीक है। ये आपका मैप हो गया, मैप नहीं लगाए जी, यहाँ पर है मैप, हालांकि यहाँ पर हम लगाए हैं मैप। देखिएगा आपको पता है कि सर ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, और यहाँ पर दक्षिण हो गया। हालांकि ये देखिए, हालांकि हमारा जो भारत है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये आपका इक्वेटर हो गया, ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे में साउथ हो गया। यस या नो बच्चा लोग। और आपको पता है इधर सर ईस्ट होता है, इधर सर वेस्ट होता है। और आपको बता दे कि ये आपका क्या हो गया, कर्क रेखा हो गया इस तरह से, ये मकर रेखा हो गया इस तरह से। और हमारा भारत कहाँ पर है, तो हमारा भारत यहाँ पर है। हमारा भारत कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। आपको पता है हमारा भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपको पता है कि सर जो भारत है हमारा यहाँ पर है, तो अगर देखा जाए इक्वेटर के तो बिल्कुल ऊपर है, यानी उत्तरी भाग में है। तो हमारा भारत कहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो अगर हम यहाँ से भी शुरू करेंगे ना बाबू, एक्चुअल में भारत का ये दक्षिणतम भाग है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व का बात करेंगे, ग्लोब का बात करेंगे, तो ग्लोब के लिए ये भी बिंदु तो उत्तरी साइड में है ना।
तो उत्तर से शुरू होता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होता है। यहां से देखिए इसका स्थिति कहाँ शुरू होता है, क्योंकि ग्लोब पर बाबू जो समय का निर्धारण होता है इसी बिंदु से ही निर्धारण होता है कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो भारत की स्थिति उत्तर में याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री कितना मिनट तक जाता है, 6 मिनट तक जाता है। याद रहेगा कहां से शुरू हुआ, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, चूंकि ये अक्षांश पर जा रहे हैं, उत्तरी अक्षांश। याद रहेगा। अब इधर का बात करते हैं यहाँ। अब देखिए आपको पता है सर ये पूर्वी इलाका हुआ, देखिए ईस्टर्न इलाका हुआ, देखिए इधर पश्चिम ना उधर पूर्वी, तो इसको हम लोग पूर्वी देशांतर कहेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है गुजरात से, और गुजरात से शुरू होगा कहाँ तक आएगा, अरुणाचल प्रदेश तक आएगा। गुजरात से शुरू होगा और कहां तक आएगा, अरुणाचल प्रदेश तक आएगा। तो आपको पता है कि इसका जो है विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप लोगों को देखना है कहां से कहां तक है। तो जरा समझिएगा यहाँ पर इसका जो विस्तार है बाबू, है ना, कितना है, तो 68 डिग्री होगा कहीं ना कहीं। देखिए कहां पर है, 68 डिग्री 7 मिनट, कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। तो इधर से अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा बाबू यहाँ पर हमारा, तो देखिएगा यहाँ पर है ना, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से कहां तक है, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका यहां से यहां तक पूर्वी देशांतर। देखिए इधर चलेंगे तो देशांतर, क्योंकि बाबू इधर तो आपका देशांतर है ना, देखिए इधर देशांतर है ना, और ऊपर चलते हैं तो क्या मिलता है, अक्षांश मिलता है। तो अगर हम उत्तर का बात करेंगे तो अक्षांश, अब पूर्व पश्चिम का पूर्वी भाग का कहेंगे तो देशांतर कहिएगा। तो एक बार फिर से आप लोग देखिएगा कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ है बाबू, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से क्या कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, लास्ट में क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश, तथा फिर यहां पर क्या कहेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां देखिए पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट पूरा पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। याद रहेगा। तो ये हो गया भारत की स्थिति। हालांकि आपको हम वहां पर बताए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आप लोग को तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। इसलिए हम फर्स्ट क्लास को इंपॉर्टेंट क्लास करके आप लोगों को बता दिए थे, यहाँ पर समझाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं बाबू, ठीक है। समझिएगा जरा ध्यान से, फिर हम यहीं पर आएंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम भारत के द्वीप समूहों को शामिल करते हैं, भारत का द्वीप समूह अब आपको पता है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, आपको पता है ना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है जी। भारत का मैप आप लोगों को पता होगा, तो देखिएगा अगर भारत के मैप में देखिएगा बाबू, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है जो कि भारत का हिस्सा है, और लक्षद्वीप कहाँ है भाई, तो यहाँ पर है। तो आपको पूछेगा कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो कहिएगा सर बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है भाई, बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, वहीं लक्षद्वीप कहाँ है भाई, तो अरब सागर में। कहां पर है, अरब सागर, इधर अरब सागर है, पूरब में अंडमान एंड निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी है। याद रहेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर हम इस द्वीप को भी शामिल कर देंगे, इन द्वीप को भी शामिल कर देंगे, तो तब क्या कहता है, इसका जो है बाबू विस्तार कितना होता है, याद रखिएगा। इसका विस्तार कहां से शुरू होगा, तो आप याद रखिएगा कहां से शुरू होगा, तो 6 डिग्री 45 मिनट से। देखिए 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होगा। तो देखिए 6 डिग्री 45 मिनट कहने का मतलब कहां हो गया बाबू, लक्षद्वीप का तो ये भी हिस्सा दिख रहा है आपको, अंडमान निकोबार का ये भी हिस्सा दिख रहा है। ये होता है 8 डिग्री से शुरू, ये होगा 6 डिग्री से। तो देखिए लक्षद्वीप जो है थोड़ा नीचे है। तो अब जो है हमारा, अगर तुम देखोगे तो लक्षद्वीप, अगर इसमें देखोगे बाबू, तो लक्षद्वीप यहाँ होगा। तो ये थोड़ा नजदीक है ना इस इक्वेटर का, इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर के थोड़ा नजदीक है, तो ये यहीं से शुरू होता है। तो यानी जब अगर हम क्या करेंगे, द्वीप समूह को शामिल करेंगे, तो 6 डिग्री कितना मिनट से शुरू होता है, 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है, ठीक। लेकिन अगर सिर्फ हम भारत की बात करेंगे तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा। बस इतना ही याद रखिएगा। अब उधर तो है नहीं बाबू, हमारा जो है द्वीप है उधर पूर्वी इलाके में है, पश्चिमी इलाके में है नहीं है, तो उधर का बात ही नहीं है, सिर्फ यहीं से शुरू होगा। तो अगर द्वीप समूह से शुरू करेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होगा। लेकिन अगर हम केवल भारत का ये वाला हिस्सा का बात करेंगे, स्थल वाला हिस्सा का, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होगा। कोई दिक्कत,
चलिए, नहीं है दिक्कत, इन चीजों को समझ लिए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग समापन की ओर चलेंगे। समूहों को शामिल करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार आप लोगों को पता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अब आपको पता है कि दक्षिणतम बिंदु बिंदु कौन है भाई? इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। चलिए मैप पे आते हैं भाई। कहाँ पर आते हैं? मैप पर आते हैं, ठीक है। चलिए इसी वाले मैप को इस बार लेते हैं हम। थोड़ा बेकार है ये मैप, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। भारत की दक्षिणतम बिंदु, तो बाबू मेरे इस सबको मिटा दें। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। याद रखिएगा, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम, तो दक्षिण वाला हिस्सा ये हो गया, यस या नो? अब दक्षिणतम बिंदु जो है वो अंडमान निकोबार का एक यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। क्या है बाबू? इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, यहाँ पर एक इंदिरा पॉइंट नामक जगह है, वही सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। जैसे समझिएगा, एक बात एग्जाम्पल कहते हैं, जैसे हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरह का हम बता देंगे, जैसे हम यहाँ पर कोई एक आकृति बनाते हैं, ठीक ऐसे बना दिए, मान के चलिए। ये आकृति बेकार लग रहा है ना जी? अच्छा चलो भारत पे ही चर्चा करते हैं। आपको पता है इधर पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो दक्षिण के साइड में जो है वही दक्षिणतम बिंदु। अब यहाँ पर सबसे नीचे में जो बिंदु है, यहां से भी नीचे है, तो यहाँ पर एक बिंदु है दक्षिणतम बिंदु, जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार में है। तो उसी तरह से उत्तरी बिंदु पूछेगा, तो याद रखिएगा उत्तरी बिंदु बाबू यहाँ पर लद्दाख में है। उत्तरी बिंदु कहाँ है? लद्दाख में है, जो कि क्या कहते हैं? इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा, इंदिरा कोल। तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरम बिंदु इंदिरा कोल। अब भाई पश्चिमतम बिंदु क्या होगा? ठीक है, तो पश्चिमतम बिंदु गुजरात, तो याद रखिएगा सर्किट। कौन सा? सर्किट, ठीक है। और अगर आपको पूर्वोत्तम बिंदु कहेगा तो किबिथु, याद रखिएगा, किबिथु। कौन सा बिंदु हो गया? किबिथु हो गया। तो ये चारों को आप लोगों को लिख लेना है, हम पीपीटी में ऐड नहीं किए हैं, इसको अभी हम लिखा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया, इंदिरा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरम बिंदु इंदिरा कोयल, पूर्वोत्तम बिंदु सर्किट जो कि गुजरात में है, और पूर्वोत्तम बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर है चीजें? तो चलिए इसको थोड़ा हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, अभी तुरंत बताए हैं। अब यहाँ पर जगह है तो थोड़ा इसको हम लिख भी देते हैं। दक्षिणतम बिंदु बता दिए, आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं, आप लोग भाषा बना के लिख लीजिएगा। तो दक्षिणतम बिंदु हो गया, उत्तरम बिंदु हो गया। कौन सा? तो उत्तरम बिंदु। तो अगर आपको कहेंगे तो उत्तरम बिंदु कौन है भाई, तो कहिएगा सर इंदिरा कोल। क्या कहेंगे? इंदिरा कोल, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा कौन सा औकार है या फिर इस तरह का है, देख लीजिएगा, ठीक है, इंदिरा कोल। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पश्चिम का, तो अगर हम पश्चिमोत्तर का कहेंगे या पश्चिम बिंदु कहेंगे बाबू, तो पश्चिम बिंदु कौन हो गया? तो गुजरात का सर्किट है ना, ठीक, सर्किट जो कि कहाँ है भाई? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। अगर हम उसी तरह से पूर्वोत्तम बिंदु का बात करेंगे तो, अगर हम उसी तरह से पूर्वोत्तम बिंदु का बात करेंगे तो क्या कहोगे बाबू? किबिथु। क्या कहोगे? किबिथु, जो कि कहाँ है भाई? तो कहिएगा सर अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कोई दिक्कत? तो ये चारों बिंदु को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत भी आई है। ओके, चलिए ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है, चीजें आप समझा दिए अच्छे से। इसी पेज में जो टाइम लगेगा लगेगा, बाकी तो धड़धड़ेले खींच देंगे। चलिए आगे देखा जाए। अब आपको पता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा कहते हैं, वो भारत को बीचों बीच से बांटता है। यस या नो? आपको हम पढ़ा रहे थे, जब ग्लोब के बारे में पढ़ा रहे थे बाबू, तो हम आपको बताए थे, ठीक है, कि हम आपको बताए थे ये आपका ग्लोब है, ठीक है। आपको ये बताए हैं ये क्या है? इक्वेटर है, जो कि 0 डिग्री पर एग्जिस्ट करता है। ये कौन सा है? कर्क रेखा है। आपको बताए थे ये कौन सा रेखा है? मकर रेखा है। आपको बताए थे ये कौन सा हो गया? उष्ण कटिबंध हो गया, ये समशीतोष्ण कटिबंध हो गया, शीत कटिबंध हो गया, सारे के सारे चीजों को हम बताए थे। और आपको बताए थे यहाँ एक सीधा लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री होता है तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या करना है? ऐसे खींच दीजिए, ठीक है।
चलिए थोड़ा हम इस चीज़ों को भी बना ही लेते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, इस बना देते हैं शॉर्टकट में, थोड़ा भाग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है सिर्फ, ठीक है। और आपको बता दें कि हमारा भारत कहाँ है बाबू, तो हमारा भारत ये जो कर्क रेखा दिख रहा है ना, कर्क रेखा जो कि कितना डिग्री पर बाबू, तो 23.5 डिग्री, 23.5 यानी ऐसे लिख दीजिएगा 23.5 1/2 या फिर 23.30 भी लिख सकते हैं, 23.5 डिग्री पर जो है ये क्या करता है, भारत को बीचों बीच से बांट देता है। भारत को क्या करता है, ये बीचों बीच से बांट देता है, क्या करता है, भारत को बीचों बीच से बांट दे। तो भारत के क्या करता है, ये कर्क रेखा बीचों बीच बांट देता है, ठीक है। भारत के बीचों बीच क्या करता है, ये बांट देता है। तो वही चीजें यहाँ पर लिखाए हैं कि जो है ये कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री में जो है वो क्या करता है, भारत के बीचों बीच क्या कर देता है, उसको बांट देता है। यस या नो, बीचों बीच से गुजरता है और भारत को दो भागों में बांट देता है। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन है कि सर ये जो कर्क रेखा है भारत के जो बीचों बीच से गुजरता है तो किन राज्यों से होकर के गुजरता है। तो हम लोग को मैप के सहायता से सीखना है, याद नहीं रखना। हालांकि उसका ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार है ना, मित्र से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, और क्या है जी, प से जो है पश्चिम बंगाल, इसके बाद पर गमछा, ग से हो गया गुजरात, है ना, इस तरह से। तो ऐसे करिएगा तो एक राज्य इधर आएगा, एक राज्य उधर जाएगा, एक राज्य इधर जाएगा। तो बाबू हमको क्या करना है, अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझ करके चलना है। तो चलिए हम इस मैप को लेते हैं और आपको हम मैप से समझाते हैं कि भारत के जो है किस राज्यों से होकर के जो है हमारा कर्क रेखा गुजरता है। तो याद रख लीजिएगा टोटल कितने राज्यों से गुजरता है भाई, 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है बाबू, 8 राज्यों से गुजरता है। तो चलिए गुजरात से शुरू करिएगा। गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान का थोड़ा वाला हिस्सा आता है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, विजिबिलिटी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हम ये वाला ले लेते हैं। गुजरात से शुरू होगा, राजस्थान का थोड़ा हिस्सा आ रहा है, देखो राजस्थान का थोड़ा हिस्सा आया। अब मध्य प्रदेश का तो बीचों बीच से गया बाबू, मध्य प्रदेश का बीचों बीच से। और छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा हिस्सा आया, देखो छत्तीसगढ़ का क्या हो गया, थोड़ा हिस्सा आया। फिर इसके बाद झारखंड को टच करते हुए पश्चिम बंगाल में घुसेगा, पश्चिम बंगाल को घुसेगा। अब आपको पता है यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम को टच करते हुए आगे निकल जाएगा। तो देखिए इधर से याद करिएगा, इधर से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए राजस्थान, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्य हुआ, गिनिए। चलिए 1 2, चलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम। ये तो चल ही नहीं रहा है जी वहां, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य हो गया। तो इस तरह से आपको मैप की सहायता से याद रखिएगा, वो ट्रिक उरिक छोड़ दीजिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे तो मैप से याद रखिए कौन सा स्टेट से कर्क रेखा गुजरता है। क्लियर है चीजें। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। एक बार फिर से, पहला गुजरात, राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद मिजोरम। इस तरह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन स्टेट के बगल में कौन सा स्टेट है, ठीक है। क्लियर है चीजें। तो चलिए बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोग, इस तरह से याद भी कर लीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा चीजें। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कर्क रेखा के बारे में। ओके सर, ठीक है, आगे देखा जाए। चलिए तो भारत का मैप आप लोगों को बनवाएंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे समझते हैं हम चीजों को, ये अभी आपको बता ही दिए हैं। अब समझते हैं आकार के बारे में। अब हम समझेंगे कि भारत का आकार कैसा है। ओके, तो बाबू भारत का अगर आकार देखोगे तो पहले आकार के बारे में, पहले क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं, फिर आकार इसका देखेंगे, ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अगर इसको तुम ऐसे तोड़ोगे तो इसको क्या कहोगे, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। बाबू इसको ये भी लिख लीजिएगा, 32.8 कहने से काम नहीं चलेगा, इसको पूरा लिख लीजिएगा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है चीजें यहाँ तक। ओके सर, भारत का क्षेत्रफल इतना है, समझ गए। ये पूछेगा आपको एग्जाम में भारत का क्षेत्रफल कितना है, जो कि अब पूरे जो विश्व में जितना जमीन है, ओ माय गॉड 32.8 होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। जो कि पूरे विश्व का कितना है भाई, पूरे विश्व का केवल और केवल 2.4% ही है। अब कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है ना, हम मान लेंगे कि पूरा दुनिया में कितना प्रतिशत जमीन है, 100% जमीन है, तो उसका केवल भारत का कितने, भारत के पास कितना है, 2.4%। बात समझ में आ रहा है। अब बाकी और सब देशों के पास है
तो इसीलिए तो 7वां नंबर पे है। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? रसिया के पास है। ये भी आपको बताएंगे, आगे समझाएंगे। तो चलिए, आपको पता है जो कि विश्व के कुल भाग का क्षेत्रफल का कितना है भाई? 2.4% है। इसको भी याद रख लीजिएगा। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है ना ज्योग्राफी में? चलिए आगे समझा जाए। अब भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, केवल और केवल स्थल सीमा रेखा की लंबाई की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर है। एक बार इस डेटा पर भी डाउट हो रहा है, चेक कराओ तो। यही है ना? ठीक। देखो, पुराना डेटा और नया डेटा में अंतर होते रहता है। अभी बताएंगे कौन सा डेटा चेंज हुआ था, ठीक है? तो सब कुछ को क्लियरली करके न बैठेंगे। सिर्फ आप लोग का क्लास का ही नहीं है अभी, ये यूट्यूब पर भी जाने वाला है, तो हर चीज को देखना पड़ता है ना। चलिए देखिए, भारत का स्थलीय सीमा रेखा, स्थल सीमा रेखा कहने का मतलब क्या हो गया? केवल स्थल सीमा रेखा, ठीक है? यहाँ पर आ जाइए, मैप पे आइएगा तब मजा आएगा आप लोगों को। कहिएगा सर स्थल सीमा रेखा तो केवल यही हुआ ना हमारा? ये देख रहे हैं भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई। सर स्थलीय सीमा रेखा यही हो गया आपका स्थलीय सीमा रेखा, जितना भी इधर है स्थल का सीमा रेखा, यानी जो पानी से नहीं मिलता, ये वाला स्थलीय सीमा रेखा हो गया, ठीक है? तो भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है बाबू, वो कितना है टोटल? तो याद रखिएगा कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है, ठीक है? ये भारत का केवल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई हो गया 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर हम ये वाला भाई साहब को मिला देंगे, क्योंकि हमको आपको पता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हम ही लोग का हिस्सा है, वहां भी तो स्थल है, यहाँ भी तो है लक्षद्वीप। अगर हम इसको मिला दें, अगर हम इसको मिला दें तब टोटल कितनी लंबाई हो जाएगी बाबू? तो वो बात आप लोगों को याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा। अगर टोटल मिला देंगे यानी द्वीप समूह को भी शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं नहीं, ये अलग है, उसका ज्यादा हो जाएगा। ये सिर्फ स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई हो गया। अब भारत की पहले तटीय सीमा रेखा की लंबाई समझ लेते हैं। भारत का केवल तटीय सीमा रेखा की लंबाई केवल और केवल कितना है? 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। अब तटीय सीमा रेखा की लंबाई समझिए। तट, तट कहने का मतलब हो गया वैसा स्टेट्स या फिर वैसा राज्य जो पानी से मिला हुआ है, छूता है पानी को। जैसे इसका समझिए, देखिए गुजरात यहाँ से समुद्र है बाबू, ये वाला हिस्सा पानी के आसपास है, ये वाला हिस्सा क्या है? पानी के आसपास है। ये वाला हिस्सा क्या है? पानी के आसपास है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? तटीय क्षेत्र या फिर तटीय सीमा, ठीक है? तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 है। कितना है? 6100 है। जबकि अगर हम पूरा उन सब को भी शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। यानी किसको? जब द्वीप समूह को भी शामिल करेंगे तब। तो तटीय रेखा सीमा लंबाई अगर पूछेगा तो सिर्फ कितना? 6100 किलोमीटर। और अगर द्वीप समूह को भी शामिल कर देंगे तो 7500, कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है चीजें यहाँ तक? अब आपको पता है भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा जल सीमा लगता है, ठीक है? तो कौन सा स्टेट हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, ठीक है? भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी जलीय सीमा है। अब आपको बता दें कि भारत के पास कितने राज्य हैं? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जलीय सीमा लगता है। कहिएगा सर इसको भी मैप से बताइए, तब तो समझने में मजा आएगा। तो चलिए आते हैं हम मैप पर, आते हैं हम मैप पर। इसके बाद फिर मजा आएगा समझने में कि कौन कौन से स्टेट्स है। ये मैप थोड़ा गड़बड़ आ गया है। देखिए आपका ये वाला गुजरात है भाई, आपका ये गुजरात आ गया एक स्टेट। इसके बाद गुजरात के बाद ये कौन सा दिख रहा है? महाराष्ट्र, 2 स्टेट्स। इसके बाद ये कौन सा दिख रहा है? कर्नाटक, पता भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर होगा महाराष्ट्र के, यहाँ पर होगा गोवा। पहले गोवा ले लीजिए, यहाँ पर गोवा फिर कर्नाटक। कितना स्टेट हो गया? 1 2 3 4। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? केरल, 5। फिर इसके बाद कौन आएगा? ये तमिलनाडु, 6 आ गया। फिर इसके बाद तमिलनाडु के बाद देखिए यहाँ पर, देखिए आंध्र प्रदेश, यहाँ से इतना इतना, ये तमिलनाडु हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखिए लंबा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसके बाद देखिए यहाँ पर है बाबू उड़ीसा। ये क्या है? उड़ीसा। ये तो आपका बंगाल हो गया। ये कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। 9 स्टेट्स हो गया, 9 राज्य हो गया जिसकी सीमा जल से मिलती है, यानी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य है। ये भी पूछेगा। तो भारत के पास कितने तटीय सीमा वाला राज्य है भाई? 9 गो।
अब इसका भी इंपॉर्टेंस बताएंगे आगे, तटीय सीमा होने से क्या फायदा है। ठीक है, तो 9 राज्य हो गया तटीय सीमा वाला। अब बात करते हैं 4 जो है हमारे पास कौन सा था, जो है केंद्र शासित प्रदेश भी था, जिसका राज्य जो है जिसकी सीमा जल से मिलता है। तो एक अंडमान एवं निकोबार भाई यहाँ आ गया, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, दूसरा आपका लक्षद्वीप आ गया, ये वाला भाई साहब लक्षद्वीप दूसरा आ गया। 2 हो गया केंद्र शासित प्रदेश, इसकी भी तो सीमा जल से मिलती है ना, ये भी भारत का ही हिस्सा है। और तीसरा पुडुचेरी, यहाँ पर देखिए पुडुचेरी यहीं पर है। ठीक है, पुडुचेरी यहीं पर है। ओके, तो ये भी यहीं पर है, आसपास कहीं देखने को मिल जाएगा मैप में, वो फ्रेश मैप रहता तो आपको पता चल जाता। ठीक है, तो पुडुचेरी हो गया। इसके बाद और आपका कौन सा हो गया, चलिए पुडुचेरी के बाद एक और आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका, कौन सा हो गया बाबू, तो याद रखिएगा दमन द्वीप। दमन द्वीप यहाँ पर होगा, दमन द्वीप यहाँ पर होगा। तो इस तरह से टोटल बाबू जो है हम लोग क्या देखे कि 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य जिसकी सीमा तटीय सीमा रेखा है, यानी पानी को छूती हुई है। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए, अच्छी बात है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पर हम लोग। तो ये वाला क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को हम पढ़ाए थे। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 और पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना होगा, 2913, सॉरी 33। ठीक है, तो 3214 अब आप मैप पे लेके जाते हैं, इसी पे लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको पता है भाई कि उत्तर से दक्षिण की एक हम रेखा खींचेंगे तो सर इसका टोटल कितना दूरी है, तब बाबू इसका टोटल जो दूरी है हमारा वो 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214, जो कि जम्मू श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक आता है। बात समझ में आ रहा है, यानी अगर भारत का उत्तर से दक्षिण तक की एक सीधा अगर रेखा खींचेंगे तो इसका टोटल लंबाई सर कितना होगा, तो 3214 किलोमीटर। ठीक उसी तरह से अगर हम पूरब से पश्चिम एक रेखा खींच देंगे तो सर इसकी लंबाई टोटल कितनी होगी, तो सर कितना होगा, तो 2933 किलोमीटर होगा। यस या नो, यही कह रहा था। क्लियर है चीजें यहां तक, तो आप लोगों को याद रहेगा, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण रेखा की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम रेखा की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। बस यही चीजें हैं और कुछ भी नहीं कह रहा है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्लास में, है ना। चलिए, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, अब इसको भी मैप से समझाएंगे बाबू। ये चौहद्दी है, ये आपका क्या है, चौहद्दी है। अब चौहद्दी को मैप से समझिए, चौहद्दी को किससे समझिएगा, मैप से समझिएगा, तभी मजा आएगा। चलो इसी मैप को ले लेते हैं। ठीक है, इसी मैप को ले लेते हैं हम। चलिए थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं। ओके सर, ठीक है। देखो बाबू, अब आपको पता है कि भारत के, चलिए भारत का हम किधर से शुरू करते हैं, उत्तर से शुरू करते हैं, हमेशा उत्तर से लिया लेना है। तो भारत के उत्तर साइड में देखोगे जम्मू कश्मीर में, इधर देखो हिमालय पर्वत है, यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत है। आपको पता है यहाँ पर कौन सा पर्वत है, हिमालय। तो उत्तर में तो आपका क्या मिलेगा, जाइएगा तो बाबू उत्तर में हिमालय मिलेगा। तो ठीक उसी तरह से दक्षिण में आइएगा तो बाबू तो हिंद महासागर है। दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर। दक्षिण में कौन सा है बाबू, हिंद महासागर है। कोई दिक्कत, दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक उसी तरह से अगर आप पूरब की बात करिएगा तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश के साइड में, हालांकि ये देखिए अरुणाचल प्रदेश ऊपर में चला जाता है, हम लोग पूर्वी इलाका ये वाला को कहते हैं। तो पूर्वी इलाका में हम कह सकते हैं सर बंगाल की खाड़ी है। कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है। पूर्वी इलाका में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। अब आपको पता है पश्चिम में तो सर ये तो अरब सागर है, अभी तुरंत बताए हैं अरब सागर है। कोई दिक्कत, तो चलिए अब इसको कैसे याद करना है, ये भारत की चौहद्दी हुआ। तो भारत के उत्तर में हिमालय, हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, वही चौहद्दी है। इसको याद रखिएगा, यही चौहद्दी बचपन में याद करने देता था तो यादें नहीं होता था। अब देखिए आप लोगों को मैप की सहायता से तुरंत याद करवा दिए, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो देखिए अभी तुरंत बताए थे, भारत के पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में, पहले दक्षिण ले लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, दक्षिण में हिंद महासागर तथा उत्तर में नवीन मोरदार होगा, मोरदार पर्वत हिमालय स्थित है। कोई दिक्कत है, नवीन मोरदार पर्वत हिमालय स्थित है। हो गया, बातें समझ में आ रहा है। ये भारत की चौहद्दी कंप्लीट हो गया।
मैप की सहायता से हम लोग एक एक चीजों को समझ भी लिए, देख भी लिए, आगे समझते हैं। अब थोड़ा समझते हैं अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। तो हालांकि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार समय बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जीएमटी आईएसटी के बारे में भी समझाएंगे। क्लियर है चीजें? चलिए देखते हैं। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग सेम है, इसमें 30 डिग्री का अंतर आता है। कितना डिग्री का अंतर आता है? 30 डिग्री का। और आपके जानकारी के लिए बता दे बाबू, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो अगर तुम भारत का बाबू, अगर तुम यहाँ देखोगे, अगर तुम यहाँ देखोगे ध्यान से, भारत का मैप है ना जी, अगर तुम भारत को देखोगे तो यहाँ पर जो है ये गुजरात दिख रहा है, ये गुजरात दिख रहा है यहाँ से, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ से। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है गुजरात और ये जो अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, तो यहां से यहां तक का जो अंतर है बाबू, कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है लगभग। कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। होगा भी कैसे नहीं बाबू, तो 68 डिग्री कितना मिनट से शुरू हो रहा था? 6 मिनट से 7 मिनट से। 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो रहा था और 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। तो अंतर कर लीजिए ना, कितना मिनट का अंतर आएगा? लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। कितना डिग्री का अंतर आता है? 30 डिग्री का। तो लगभग समान है, लेकिन 30 डिग्री का अंतर में देखिए क्या होता है। आपको पता है बाबू कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। 30 डिग्री का बात करेंगे तो कितना मिनट होगा? 30 गुना 4 बराबर कितना हो गया? 120 मिनट। इसको घंटा में बदलिएगा तो कितना होगा? 2 घंटा हो गया। यानी यही बात है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज 6 बजे उगी है तो गुजरात में उसको कितना बजे दिखाएगा? 8 बजे। समय का 2 घंटे का अंतर है। बातें समझ में आ रहा है? क्लियर है चीजें? ये होता है देशांतरीय प्रभाव। ठीक है, और बात समझ में आ रहा है? गुजरात में अगर मान के चलिए 6 बजे वहां सूर्योदय हो गए, ये सूर्यास्त हो गया है मान के चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा? इसका मतलब पूरब में क्या हो जाएगा? 2 घंटा पहले हुआ है। पहले हुआ है बाबू, 2 घंटा पहले ना ये होगा। ठीक है, इसको 2 घंटा बाद दिखाएगा। तो कुछ इस तरह से समय का निर्धारण होता है। ये भी चीजें क्लियर है? देशांतरीय प्रभाव 30 मिनट के बारे में, 30 डिग्री के बारे में समझा दिया आपको हम। चलिए आगे समझा जाए चीजों को। तो देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, वास्तविक दूरी समान भी नहीं है। देशांतरीय विस्तार के कारण समय में 2 घंटे का अंतर होता है, अभी तुरंत बताए हैं। ठीक है, एक देशांतरीय बराबर 4 मिनट। देखो अभी बता भी दिए हैं, एक देशांतरीय यानी 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं सर। तो भारत की मानक समय रेखा भारत के इलाहाबाद नैनी के समीप से गुजरती है। गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय माना जाता है। कहने का मतलब ये हो गया बाबू कि जरा समझिएगा, समय का निर्धारण किससे होता है? देशांतर से होता है। तो अब देखिए भारत का जो है एक अक्षांशीय, देखिए भारत का जो है एक अक्षांश कहाँ से गुजरता है? तो भारत का एक अक्षांश इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, जो कि कितना डिग्री पर है बाबू? 82.5 डिग्री। कितना डिग्री पर है? 82.5 डिग्री। 82 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। और यहीं से जो है इसे मानक समय रेखा माना गया है। क्या माना गया है? मानक समय रेखा माना गया है। ठीक है, ये जो आपका देशांतरीय दिख रहा है यही गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है। जो कि ये कितना डिग्री है? अगर हम यहाँ से बात करेंगे बाबू, तो यहाँ से ये डिग्री कितना दूरी पर है? तो कहिएगा सर 82 डिग्री 30 मिनट की दूरी पर है वो। ठीक है, और जो कि मानक समय रेखा माना जाता है भारत का। हम लोग समय टाइम जोन जो कैलकुलेट करते हैं, टाइम जोन जो निकालते हैं यहीं से निकालते हैं। आप लोग नहीं पता है तो मोबाइल में ले लीजिएगा, ऐसे करिएगा तो वहां पर लिखा होगा IST इलाहाबाद, IST दिल्ली, ऐसे समथिंग 3-4 गो नाम आएगा। समय मिला है कभी मोबाइल में, या फिर कोई घड़ी वगैरह समय जो वो वाला घड़ी आता है उसमें मिला लीजिएगा, होगा उसमें। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत जो स्टैंडर्ड टाइम जोन फॉलो करता है वो क्या है? इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है, जो कि कितना डिग्री पर है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है चीजें? तो अगर यहाँ तक क्लियर है चीजें तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ कितना माना जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट माना जाता है। ओके सर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझा जाए। चलिए, भारत की मानक समय रेखा GMT 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अभी भी बात को समझिए, भारत की मानक सीमा रेखा, भारत की मानक सीमा रेखा यानी IST क्या हो गया? IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम लोग का टाइम अलग है बाबू, और सब देश का समय अलग है। ये भी बातें आप लोग जान लीजिए। अभी हम लोग
अगर मान के चलिए 7:30 बज रहा है, तो और सब देश में अगर तुम पश्चिमी देशों के बारे में बात करोगे तो वहां 5 घंटा पहले ले लीजिए, कितना बज रहा होगा अभी जी? भोर के 4 बज रहा होगा, या फिर 3 बज रहा होगा, या फिर 2 ही बज रहा होगा, 5 घंटा पहले। ठीक है, कितना बज रहा होगा अभी? वहां देखिए भोरे भोर होगा, ठीक है, अंधेरा होगा, अभी हम लोग लाइट में है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? तो चलिए एक बार फिर से हम आप लोगों को ग्रिड पर समझाते हैं बाबू, और फिर हम ये वाला टॉपिक को समझाते हैं, जीएमटी वगैरह सब के बारे में। ठीक है, चलिए किधर गया, इस पर आते हैं। और आपको पता है कि जो है, आप देखिएगा जरा ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला इक्वेटर, ये वाला दिख रहा है, ये जो है आपका बीचों बीच 0 डिग्री पर, तो ये देखिए ये क्या होता है। अब इधर जो होगा, यानी इधर कौन सा हो गया, ईस्टर्न, पूर्वी इलाका, और इधर कौन सा हो गया, वेस्ट। तो इधर जो होता है इसको आगे कहा जाता है। पूरब जो देश होगा वो समय रेखा आगे कहा जाएगा, और पश्चिम जो रहेगा उसको हम लोग पीछे मानते हैं। तो मान के चलिए अभी देखिए, अभी हमारे भारत में देखिए कितना बज रहा है, 7:30 बज रहा है, यानी 7 ही मान के चलते हैं। तो 7 मान के चलते हैं, तो इधर जो कोई स्टेट्स है, इधर अगर कोई देश होगा तो उसमें क्या होगा, 5 घंटा वो पीछे होगा हम लोग से। कहां पर होगा, यानी पश्चिम में जो होगा 5 घंटा पीछे होगा। यानी अगर अभी हम लोग को 7 बज रहा है तो 5 घंटा पीछे तो उस लोग के पास 2 बज रहा होगा, 2 बजे भोर हो रहा होगा। अभी बात समझ में आ रहा है, वो लोग सुतल होगा। क्लियर है चीजें? तो यहाँ चीजें है, अब जरा समझिएगा कि वो अभी जो हम बताए थे कि 5 घंटा 5.5 घंटा में अंतर क्या है वो समझिएगा। तो समय निर्धारण इसी से होता है, देशांतर से होता है। किससे होता है? देशांतर से होता है बाबू। और अभी आपको बताए थे कि आईएसटी हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, तो कहिएगा सर 82.5 डिग्री। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना पे है, 82.5 डिग्री। कैलकुलेशन कहाँ होगा, ये वाला भाई साहब से 82.5 डिग्री पर हमारा भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और अभी आपको हम बताए थे कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है बाबू। यानी 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट होता है। तो हमारा भारत की स्थिति कहां पर है, 82.5 डिग्री के पास है। तो यहां से समय गिनो कितना दूर है वो, कितना आगे है। तो कहिएगा सर ऐसा करिए ना, 82.5 है तो पहले 82 का निकाल लीजिए, तब 82 डिग्री का निकालिए। तो 82 डिग्री का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 82 × 4 कर लीजिए, तो कितना होगा बाबू? तो 82 × 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, कितना हो जाएगा, 328। कहिएगा सर ये आधा डिग्री, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में 2 मिनट, दो को भी जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, तो 330 मिनट। कितना आ गया, 330 मिनट। अब 330 मिनट को समय क्या करिएगा आप, घंटा में बदलिए। तो आपको पता है 60 से भाग दीजिएगा तो 0 0 खत्म, 6 से भाग दीजिएगा, 6 × 5 = 30, 3 आया 0 30, यानी 5 घंटा 30 मिनट आया, 5 घंटा 30 मिनट। अब देखिए पूरा विश्व के समय को जीएमटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। तो जीएमटी से हम लोग का, यानी जीएमटी से हम लोग का समय कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अगर कल्पना करिए कि हमारा भारत यही पर स्थित होता, तब तो जीएमटी और आईएसटी दोनों सेम में होता। तब अंतर होता क्या, 5 घंटे का आगे का अंतर होता, नहीं होता। ठीक है, तो अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि सर समय का जो कैलकुलेशन किया जाता है ये देशांतरीय पे किया जाता है। जितना डिग्री पर ऊ रहेगा समय का निर्धारण भी उतने डिग्री पर होता है। तो हमारा भारत का जो आईएसटी था, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था, वो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता था, जो कि यहाँ से कितना डिग्री पर स्थित था, 82.5 डिग्री पे था। तो सर 82.5 डिग्री पे था, तो ये तो जीएमटी हो गया। तो कितना डिग्री, कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे चलता है हमारा समय। अगर हम इधर पश्चिमी की बात करेंगे तो वो हमसे 5.5 घंटा पीछे है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे देश में इतना बज रहा है तो कहीं कोई देश में और कितना बज रहा होगा। तो समय का निर्धारण समझ में आ गया कैसे होता है। तो चलिए आप लोगों को ये वाली बातें समझ में आ गया कि जीएमटी से हमारा समय रेखा कितना मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना है बाबू, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है सर, यही तो बता रहे थे आप यहाँ पर कि भारत की मानक समय, भारत की मानक समय मतलब आईएसटी, जो कि जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना मिनट आगे है बाबू, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्लियर कर दिए ये टॉपिक, आगे समझा जाए। कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य, अब तो बता ही दिए, तब ये हम मैप की सहायता से आपको बता दिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देख लीजिएगा। ये टॉपिक हम तभी क्लियर करा दिए थे। चलिए आगे समझा जाए चीजों को। अब भारत तथा विश्व के बारे में जानते हैं, यानी भारत की स्थिति और विश्व की स्थिति के बीच क्या तालमेल है, क्या स्थिति है वहां की। ठीक है, ओके सर,
भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। आपको पता है नीचे हिंद महासागर है और वहीं पर स्थित है। आपका देखिए ऐसे है, हिंद महासागर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, जिसके कारण भारत पश्चिमी तट से, पश्चिमी तट यानी इधर वाले तट से, इधर वाले तट से कहां पर भेजता है, तो यूरोपीय देश को पूरा भेज देता है सामान। अब देखिए तटीय का लाभ होता है ना जी, बंदरगाह, बड़े बड़े जो समुद्री जहाज होते हैं वहां पर पोर्ट बनाने का कार्य होता है। और जो भी जहाज जाएगा इससे होकर के जाएगा। किसी को पेट्रोल खत्म हो गया तो वहां पर फ्यूल ले लेगा। अब किसी को रुकना है, खाना खाने आती यहीं पर रुकेगा, तो फायदा यहीं पे है, होगा ना। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि भारत का जो हिंद महासागर शीर्ष पर स्थित है, जिस कारण भारत पश्चिमी तट से कहां कहां भेजता है, तो यूरोपीय देश को भेजता है सामान उमान, यहाँ से यहाँ, वहां से सामान यहाँ भेजता है, व्यापार करता है। अब दक्षिण पश्चिमी एशिया से यानी नीचे वाला एशिया से जो है बाबू, वो एशिया एवं अफ्रीका तथा एशिया एवं अफ्रीका को भेजता है, और पूर्वी तट से एशिया वाले देशों को तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध स्थापित करने में सुविधा होता है। तो हमारे पास फायदा ही फायदा है। समुद्र होने का भी तो फायदा है, समुद्री तट से हम व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, आसान होता है। सबसे आसान परिवहन का साधन कौन सा है? समुद्री साधन यानी जल सेवा है। बात समझ में आ रहा है? और सबसे महंगा कौन है? वायु सेवा सबसे महंगा है। ठीक है, चलिए आगे समझा जाए। भारत विश्व समझ में आ गया। अब भारत के पड़ोसी देश भाई, ऐसे गिनिए भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश। तो पहले भारत के 7 सीमावर्ती देश के बारे में जान लीजिए। सीमावर्ती देश, सीमावर्ती देश कहने का मतलब हो गया कि हमारे जमीन से सटल देश। जैसे आपका घर है, तो आपका घर मान के चलिए आपका ये घर है, तो आपके घर से बगल में मोहन का घर है, इधर सोहन का घर है, इधर रमेश का घर है, इधर इसका घर है, और यहाँ पर कोई और है। तो बाबू ये आपका पड़ोसी हुआ। यहाँ पर आपका दोस्त का घर है, तो ये आपके पड़ोसी होंगे, ना कि सीमावर्ती क्षेत्र का होगा। सीमा का मतलब होगा आपके सीमा को छूता है, यानी आपका जो जमीन का है ना हिस्सा, उसके जस्ट बगल में होगा। तो आप याद करिए, अगर मैप को देखिएगा बाबू, शुरू से मैप से याद करिएगा। इधर है पाकिस्तान। चलिए मैप पे थोड़ा लेके जाते हैं, आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गए मैप पे हम लोग, तो देखा जाए यहाँ पर, समझा जाए चीजों को। अब आपको अच्छे से पता है बाबू, ये आपका एरिया क्या हो जाएगा? पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। अब यहाँ पर जो यहाँ जम्मू कश्मीर के इलाके में थोड़ा सा सीमा छूता है अफगानिस्तान का। पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। ई वाला हिस्सा बाबू चीन का हो गया, हालांकि तिब्बत का भी हो गया, चीन तिब्बत हो गया। अब यहाँ पर देखिए नेपाल हो गया। यहाँ पर कौन सा हो गया? नेपाल हो गया। नेपाल के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? भूटान। कहीं पर होगा, यहाँ पर भूटान होगा। ठीक है, भूटान। फिर इस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर, यहाँ देखिए म्यांमार हो गया, फिर यहाँ बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भारत के टोटल कितने सीमावर्ती क्षेत्र हैं? 7 हैं। आप इसको मैप से याद रखिएगा। मैप में अभी बता दिया आपको किधर है। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम लोग शुरू से देख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? शुरू से देखेंगे 7 सीमावर्ती क्षेत्र। तो चलिए मैप को हम लोग को ध्यान में रखना है, मैप में कहाँ है। ठीक है, चलिए इधर से शुरू करते हैं। पश्चिम ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर कौन सा आ जाएगा आपका? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। हो गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार सबसे लास्ट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बांग्लादेश पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं, म्यांमार को भी आप पहले बोल देते हैं। अब ये सीमावर्ती क्षेत्र हो गया, लेकिन पड़ोसी देश कितने हैं? तो बाबू जो सटल रहेगा तो भी तो पड़ोसी होगा ना, तो ये भी पड़ोसी देश कहलाएगा। लेकिन बगल में हमारा आपको पता है श्रीलंका भी है ना जी, और मालदीव भी है बगल में। तो श्रीलंका और मालदीव 2 पड़ोसी देश है, सीमावर्ती देश नहीं है। तो अगर आपका भारत के पड़ोसी देश पूछेगा तो वो टोटल 9 हो गया। 9 कौन कौन? तो 7 तो आपका सीमावर्ती क्षेत्र हो गया, यानी सीमावर्ती देश हो गया, जो सीमा से लगता है वही तो पड़ोसी होगा ना। और जो साइड में है, तो साइड में कौन है? एक श्रीलंका और मालदीव है। तो 9 पड़ोसी देश है, 7 सीमावर्ती देश है, याद रखिएगा। क्लियर है चीजें? तो 7 सीमावर्ती देश और 9 पड़ोसी देश, यहाँ तक क्लियर है सर? अब चलिए, श्रीलंका की दूरी धनुषकोडी से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यानी यहाँ जो हमारा श्रीलंका है भाई, आप लोग देखते होंगे श्रीलंका को, छोटा सा जो है भारत के मैप में आता है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन इस वाले मैप में दिखाया गया है आप लोगों को श्रीलंका। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर श्रीलंका को। ठीक है, देखिए यहाँ पर श्रीलंका दिख रहा होगा, है श्रीलंका। तो यहाँ पर धनुषकोडी है बाबू, यहाँ पर क्या है? धनुषकोडी है। और यहाँ से जो है, यहाँ से श्रीलंका की दूरी मात्र और मात्र कितना किलोमीटर है? 24 किलोमीटर मात्र। कितना किलोमीटर है?
24 किलोमीटर है। बस वही चीजें यहाँ पर कह रहा था कि धनुषकोडी से श्रीलंका की दूरी कितनी है, तो 24 किलोमीटर की दूरी पर है। और तो और बाबू, ये जो अलग होता, अभी देखिए आपके इसके बीच में देखे थे गैप था, पानी था, तो उस पानी से जो अलग होता है, तो याद रखिएगा श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है, तो मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो आपको पूछेगा ये क्वेश्चन कि श्रीलंका भारत से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, तो जल संधि पूछेगा तो पाक जल संधि किस खाड़ी के द्वारा, तो मन्नार की खाड़ी। किस खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी से। तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं, बुझ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है चीजें यहाँ तक। चलिए आगे समझा जाए चीजों को। अब सार्क देशों के बारे में समझते हैं, ठीक है। सार्क देश यह एक संगठन है, संस्था है, जो कि भारत ने बनाया था, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए आपके आसपास पड़ोसी देश थोड़ा गरीब है, उसके पास संसाधन नहीं है, तो आप थोड़ा अमीर हैं, तो क्या करिएगा, ठीक है भाई हमारे पास सामान है, यूज कर लो, बदले में थोड़ा थोड़ा हमको कुछ दे देना, यही करते हैं, है कि नहीं है। तो वही बात है। तो और सब देश अगल बगल में जो जितने भी इसके पड़ोसी देश है वो गरीब थे, तो इन्होंने, इसके पास तो था नहीं अपना अंतरिक्ष, जो ऊपर में जो है उड़ता है, कौन है रॉकेट, ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के बारे में कह सकते हैं, वो था नहीं। तो ये क्या किया कि ठीक है हम बना देते हैं, आप लोग भी यूज करिए उसी से, बाकी बदले में कुछ कुछ पैसा देते चलिएगा। तो उसी को कहते हैं सार्क, है ना। सार्क देश कौन कौन सा है याद रखिएगा। तो सार्क यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है, सार्क कंट्रीज कौन है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और इसके कौन कौन से सदस्य हैं, तो बाबू टोटल कितने सदस्य हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा अफगानिस्तान। देखिए सब तो पड़ोसीय देश है ना जी, सब सीमावर्ती देश है। तो सार्क के सदस्य पूछेगा आपको, टोटल याद रखिएगा, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 तथा 8। तो कितना हो गया, सार्क के सदस्य सात ही है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 हो गया, ठीक है। तो ये सार्क के सदस्य हो गया, इसके भी बारे में पूछा जाता है, आगे समझा जाए। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत, अफगानिस्तान तथा चीन की सीमाएं मिलती है। तो जम्मू कश्मीर में ऊपर में देखिएगा तो भारत की भी सीमा मिलती है, अफगानिस्तान और चीन की भी सीमा मिलती है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। आगे देखा जाए, कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है, यानी कश्मीर के उत्तरी साइड में तिब्बत का पठार है, आपको पता ही है। अब चीन के अंतर्गत, जो कि चीन कब्जा कर लिया था यहाँ पर, ठीक है। कैलाश पर, वहीं पर कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील भी है। कहाँ पर, वहीं पर कैलाश पर्वत है और मानसरोवर झील भी है। नेपाल जो भारत का एक अन्य महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, नेपाल से निकलने वाली कौन सी नदी, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, वो हर साल बिहार में तबाही ला देता है। बात समझ में आ रहा है। एक बार 2008 में कोसी तटबंध टूट जाने से पूरा बिहार का उत्तर बिहार पूरा जलमग्न हो गया था। 2008 में सबसे ज्यादा भयंकर बाढ़ आया था, ठीक है। उस घटना को अभी भी हमको याद है। क्या करते थे उस घटना में बाबू, जो बाढ़ आया था, तो हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया है, पूर्णिया का लास्ट हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मधेपुरा शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, मधेपुरा। तो मधेपुरा जिला तक पानी आ गया था। हम लोग के जो घर के जस्ट साइड में पीछे से एक पूरा फूल जाता है, उसमें पानी लबालब भरा हुआ था, और अगर थोड़ा पानी आता तो फिर हम लोग को भी छोड़ छाड़ के भागना पड़ता, ऐसा नौबत था। तो हमको अभी भी वो घटना याद है कि जब लोग अपना घर बार छोड़ करके भागते थे, बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के जा रहे थे, तो बाबू हमको अभी भी वो घटना याद है कि उन लोगों को हम लोग सतुआ खिलाते थे। सत्तू जानते हैं ना जी, सुबह सुबह ही देखते थे, तो सतुआ, मिर्च और प्याज उनको हम खिलाए थे। अभी भी वो घटना याद है, 2008 का घटना याद है, ठीक है। तो बहुत भयंकर बाढ़ आया था बिहार में, ठीक है। चलिए इनके भी बारे में दिया है। 18 अगस्त 2008 में कोसी तटबंध के टूट जाने से उत्तर बिहार में कौन सा आया था, भयंकर बाढ़ आया था, ठीक है। कोसी कहाँ से निकलता है, कोसी नदी नेपाल से निकलता है, ठीक है। चलिए, कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेपाल के पूरब में स्थित भूटान है। अब आपको पता है नेपाल के पूरब में भूटान है, जो भारत के साथ विशेष समझौते से जुड़ा हुआ है, और अभी भी भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग की है। उसका सैन्य व्यवस्था, भूटान जबकि देश है, अलग देश है, लेकिन उसका सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग का है। नहीं देखते हो, आपके बगल में कोई पड़ोसी रहता है, कमजोर रहता है, तो उसका मदद तुम ही लोग करते हो। बात समझ में आ रहा है। तो समझौते से जुड़ा है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी किसकी है, भारत की है। भारत एवं चीन के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा, आपको पता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा, जहाँ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देश के साथ सीमा साझा करती है, देख लीजिएगा मैप में। पूर्वांचल की पहाड़ियां म्यांमार और भारत को अलग करती है, जो पूर्वांचल की पहाड़ियां म्यांमार और भारत को अलग करती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम कौन सा है, रेड क्लिफ लाइन है। तो पाकिस्तान और भारत सीमा रेखा के बीच स्थित इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है,
मैकमोहन रेखा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इतना सारा टॉपिक समझ में आया होगा स्थिति एवं विस्तार से। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है पूर्ण तरीके से। ठीक है, चलिए रहने दिया जाए।